नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज फिर से 67वीं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत एडिटोरियल टेस्ट सीरीज का अगला सेट लेके आए हैं, जो कि आगामी 67वीं बीपीएससी के अलावा सीडीपीओ, दरोगा, बिहार पुलिस सहित अन्य एग्जामों के लिए भी उपयोगी होगी। तो चलिए सीरीज को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये एडिटोरियल का सेट नंबर 8 है। इससे पहले के सेट जो कि चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आप वो सब नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड, ये देखिए, मैं यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन का डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो आप चाहें तो वीडियो को रोक कर अटेम्प्ट करते चलें, या फिर अगर आपको रिवीजन करना है तो थोड़ा जल्दी में करना है तो आप चाहे तो वीडियो की स्पीड बढ़ा के भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चार्ल्स मेडकॉप को कहा जाता है, जो कि 1835 ईस्वी में क्या किया था, इन्हें जो भी प्रतिबंध था भारतीय प्रेस पे उसको हटा दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ था? नौसेना विद्रोह, तो ये देखिए, ये हुआ था HIM, AHIM तलवार था, जो कि ऑप्शन डी में है। AHIM तलवार था। तो ये हुआ था, कब हुआ था? तो 18 फरवरी को हुआ था। 18 फरवरी को 1946 में ये विद्रोह हुआ था। क्यों हुआ था? यहाँ पर ऐसा माना गया था कि जो बम्बई पे जो तैनात थे ब्रिटिश के अंतर्गत जो आर्मी थे, उसमें कुछ इंडियन भी थे, ब्रिटिश थे। तो उनको लगा कि हमको जातीयगत से भेदभाव होता है, नस्लवाद के कारण यहाँ भेदभाव हो रहा है, या फिर वेतन उतन, राशन उसन, हर चीज़ में भेदभाव हो रहा है। तो उसके कारण यहाँ पर विद्रोह हो गया था, विद्रोह पनप किया था। बाद में सरदार पटेल और जिन्ना जी इनमें हस्तक्षेप किए, उसके बाद फिर इसको शांत कर लिया था। तो ये जो हमेशा बहुत बार रिपीट हुआ इस तरह के क्वेश्चन, नौसेना विद्रोह हुआ था। तो कब हुआ था? IHM तलवार पे हुआ था। HIHMIS यानी याद रखें HMIS है। हमीस इसको बोल सकते हैं, हमीस, चूंकि बोलने में दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा, तो हमीस आप याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन कब किया गया था? तो देखिए, ये किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 में, उस समय हुआ था। बच्चों का सेना जो एक बना था अस्थायी रूप से, लड़कों की वानर सेना था और लड़कियों की एक मंजरी सेना था, उन्हीं के लिए वर्ड बोला गया था। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है गांधी जी ने अपना राजनीतिक सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। कहता है गांधी जी ने अपनी राजनीतिक सविनय अवज्ञा आंदोलन का उपयोग कब किया था? तो ये किया था चंपारण आंदोलन में। चंपारण आंदोलन, सविनय अवज्ञा का मतलब होता है कि जैसे जो भी होता है ब्रिटिश के जो रूल रेगुलेशन होते हैं, उसको हम किसी भी चीज़ को हम नहीं मानेंगे, यही होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका जो सविनय आंदोलन का जो पहली बार यूज हुआ था गांधी जी द्वारा, चंपारण आंदोलन में हुआ था। फिर वहीं अगर बात किया जाए कि प्रथम हाल भूख हड़ताल कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था अहमदाबाद जो मिल में हड़ताल हुआ था, तो यहाँ पर भूख हड़ताल हुआ था। हमको यहाँ पर याद रखना है मिल से, क्योंकि क्वेश्चन इससे लगातार पूछे जाते हैं। तो मिल से हमको याद रखना है कि जो अभी जो स्कूलों में मिड डे मील दिया जाता है, तो मिड डे मील से क्या भूख मिटती है? तो यहाँ पर हमको याद रखना है भूख से, वही ट्रिकी बनाना है कि यहाँ पर अहमदाबाद मिल हड़ताल में क्या हुआ था? तो ये हुआ था, भूख हड़ताल हुआ था। इसमें हड़ताल हुआ था, भूख हड़ताल रखा गया था। और वहीं अगर बात किया जाए खेड़ा आंदोलन में, तो ये असहयोग आंदोलन को पहली बार यहाँ से शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन रणनीति अपनाई थी। नेक्स्ट देखते हैं, तो यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा का प्रयोग तो चंपारण से आंदोलन में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी पहल पर BR अम्बेडकर का संविधान सभा के सदस्य में पुनर्निर्वाचित किया गया था? तो देखिए, BR अम्बेडकर जो थे वो राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद थे और सरदार पटेल की अनुशंसा पे ही पुनर्निर्वाचित हुए थे। हुआ ऐसा था कि ये क्या था, जिस तरह से था, तो देश बंटाओ, ये जीते हुए थे, बंगाल से जीते हुए थे, बंगाल से जीते हुए थे पहले से। लेकिन जब देश बंट गया तो बंगाल चल गया पाकिस्तान में, तो इसका जो सदस्यता था वो रद्द हो गया। बाद में फिर ये हुए थे महाराष्ट्र के साइड से हुए थे, जो कि राजेंद्र प्रसाद एवं सरदार पटेल के प्रयास से फिर जुड़े थे। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी को इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखे। ये मतलब
किनका सजेशन था कि मतलब बोले थे कि जो नमक सत्याग्रह है वो सिर्फ पुरुषों के लिए ना रखे, तो ये थे कमला देवी चट्टोपाध्याय थे। कमला देवी चट्टोपाध्याय थे, और जो कि 1980 में कांग्रेस के सम्मेलन को संबोधित किए थे भी ये, और 1966 में इनको पुरस्कार भी मिल चुका। आप यह भी याद रखें कि कमला देवी को 1966 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। 1987 में इनको क्या मिला है, तो द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि भारत का है क्या है, पद्म विभूषण भी मिल चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। कथा 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना किए गए थे, तो 1939 में किया गया था, जो क्या किया गया था 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष ये त्याग पत्र दे दिए थे, कौन, सुभाष चंद्र बोस, और फिर बाद में गए थे कहाँ, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे उनके बाद। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हमें ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिनकी फसल बड़ी कड़वी होगी। यह कथन किसने कहा था, किसको संबोधित करके, मतलब ये बोला गया था जब पृथक निर्वाचन जो पारित किया गया था 1909 ईस्वी में, जब आया था भारत परिषद विधेयक जब पार किया गया था तो मिंटो द्वारा, तो वही फिर जो तत्कालीन जो वायसराय थे उस समय, तत्कालीन जो सचिव थे, भारत सचिव थे, कौन थे, लॉर्ड माले थे, वही उस समय के वायसराय लॉर्ड मिंटो को पत्र लिखकर ये बोला था कि ये बहुत ही घातक होने वाला है, आप ऐसा ना करें। तो इस तरह के लेटर लिख के बतावल गया था। तो यानी कि आंसर हो जाएगा भारत सचिव लॉर्ड माले ने वायसराय लॉर्ड मिंटो को बोला था। कहता है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष में किया था, कम्युनिस्ट पार्टी, तो देखिए कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में किया था, एम एन राय द्वारा किया गया था। साथ ही 1925 में आरएसएस के भी गठन हुआ था हेड गोवार के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर जो है 100 वर्षों तक नहीं मिलेगी, तो ये मिले थे महात्मा गांधी बोले थे। यानी महात्मा गांधी जी बोले थे कि जो खिलाफत आंदोलन जो मुस्लिमों की जो भावना जो उसमें आहत हुई थी उसके कारण जो उत्पन्न हुआ था, तो महात्मा गांधी जी इनको एक मौका के रूप में देखें ताकि हिंदू मुस्लिम दोनों एक होकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो सके, और गांधी जी ने 1920 में फिर इसमें समर्थन दे दिए। नेक्स्ट देखते हैं। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये किए थे चौधरी रहमत अली ने किया था। चौधरी रहमत अली जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक पंजाबी मुसलमान छात्र था, और 1933 से 1935 में लिखित 2 पर्चों में ये मतलब वहाँ अध्ययन करने के दौरान ये बात इसकी कल्पना किया था। नेक्स्ट देखते हैं। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज रखा था, तो देखिए इंडिया होम रूल लीग जो कि हुआ था, कब हुआ था 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यही आगे चल के कब बना 1920 में ये बन गया था स्वराज सभा बन गया था इंडियन होम रूल लीग। नेक्स्ट देखते हैं। कहता निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से उसका सही मिलान करिए। देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, रॉलेट सत्याग्रह हुआ था, कब, अप्रैल 1919 में हुआ था। 1919 में हुआ था, अप्रैल 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में हुआ था। 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। चौरा चौरी कांड फरवरी 1922 में हुआ था, और स्वराज पार्टी दिसंबर 1922 में बना था। चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया, तो बाद में स्वराज पार्टी का गठन 1922 में हुआ था। ठीक है, तो यानी कि इसका जो सीक्वेंस है पहले ये हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, असहयोग आंदोलन होगा, फिर चौरा चौरी कांड हो जाएगा, स्वराज पार्टी बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषण जारी किया था 1930 में, तो ये कौन थे, सूर्य सेन थे। सूर्य सेन जो कि टीचर थे, अपने कुछ छात्रों के साथ या फिर कह सकते हैं इनके कुछ सदस्यों के साथ फिर इसका गठन किए थे इंडियन रिपब्लिक आर्मी का। नेक्स्ट देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था, तो ये किया था भारत में ब्रिटिश जो सत्ता थी उनके खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था। 1942 में इसकी गठन हुआ था आज़ाद हिंद फौज का। कौन किए थे, मोहन सिंह आज़ाद ने किए थे। मोहन सिंह आज़ाद ने किए थे। नेक्स्ट देखते हैं। कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधि किया था, समाजवादी दृष्टिकोण कौन किए थे, नरेंद्र देव किए थे समाजवादी दृष्टिकोण से। नेक्स्ट देखते हैं।
अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन मौलाना आज़ाद द्वारा कब किया गया था? अल हिलाल, जो कि अल हिलाल कब किया गया था? 1912 में किया गया था, कलकत्ता से। राष्ट्रीय विचारों का मतलब अल हिलाल के माध्यम से बुद्धिवादी और राष्ट्रीय विचारों पर प्रचार किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। और साथ ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे अधिक दिन तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी रहे हैं। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी कब बनावल गया था? तो देखिए, ये बनावल गया था 1911 में बनावल गया था। आपको पता है कि जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी का जो राज तिलक समारोह हुआ था, उसी के दरमियान में दिल्ली दरबार लगा था और उसी समय घोषणा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, तो दिल्ली दरबार 1911 में किस सम्राट का राज तिलक समारोह था? तो ये था जॉर्ज पंचम का था, जॉर्ज पंचम था। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि किस काल से चावल उगाने के साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो देखिए, चावल हुआ है रंगपुर, यानी कि हम लोग देखते हैं शादी ब्याह में जनरली हिंदू धर्म में देखते हैं कि चावल को रंगा जाता है। तो हमको थोड़ा सा उसको ट्रिकी करते हुए हमको याद रखना है कि चावल जो कहाँ से उसके उगाने का साक्ष्य मिला है, रंगपुर से मिला है। साथ ही साथ लोथल से भी मिला है, लोथल जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं है, लोथल से भी चावल उगाने के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता है? किस संस्कार से? तो देखिए, ये माना जाता है शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार। उस समय वैदिक काल में माना जाता था कि यदि आप शिक्षा के लिए उपनयन संस्कार से यदि जुड़ते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो मान लिया जाता है कि यहाँ से आपको नेक्स्ट जन्म की शुरुआत हो गई, यानी आप एक ही जन्म में 2 जन्म जी लिए। बेसिकली उस समय इस तरह का जो बातें थी वो क्षत्रिय लोग ज़्यादा फॉलो करते थे। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि देवी से सिद्ध होती है? तो ये खोजा गया था कालीबंगा से खोजा गया था, कालीबंगा से खोजा गया था। इसकी जो इस स्थल की सर्वप्रथम खोज कौन किया था? अमलानंद ने किया था, अमलानंद। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय समुचित रूप से निम्काचार्य को दिया जाता है? तो देखिए, निम्काचार्य द्वैतवाद, यानी यहाँ से द्वैत 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 सभी में द्वैत द्वैत है। तो हमको देखिए, द्वैत सब में है, द्वैत सभी में है, लेकिन इस तरह से जो 4 जो सिद्धांत दिया गया है, तो इससे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम सभी को देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए द्वैतवाद, तो ये कौन किए थे? निम्काचार्य यानी नींबू और अचार 2 चीज़ है, तो वहाँ से द्वैता। हम थोड़ा सा इसको ट्रिकी करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में हमको बिना ट्रिकी किए हम कंफ्यूज कर जाते हैं, तो हम थोड़ा सा याद रखें। द्वैता यानी डबल, द्वैतवाद तो सभी में लास्ट में कॉमन है, द्वैत। तो आप याद रखिए, द्वैता यानी कि 2 चीज़, तो यानी नींबू प्लस अचार, निम्काचार्य है। तो यहाँ पर 2 चीज़ याद रखें इसको। नेक्स्ट देखते हैं, द्वैतवाद यानी द्वैत, ये सिर्फ द्वैत है यानी नल है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो जो द्वैतवाद के प्रवर्तक थे माधवाचार्य थे, यानी कि ये जो थे इनको में कुछ नहीं था, माधवाचार्य का कुछ जरूरत ही नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट में देखिए, विशिष्टा द्वैत जो जुड़ा हुआ है विशिष्ट, तो विशिष्ट जो थे ये हम यदि इनका बात कर लेते हैं, रामानुजा, यदि आप जानते होंगे रामानुजा पे, जो एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, तो वो क्या थे? एक विशिष्ट आदमी थे, स्पेशल आदमी थे। तो उन्हीं से हम इंटर रिलेट करके हम देखते हैं विशिष्ट द्वैतवाद कौन दिए थे, तो ये दिए थे रामानुजा। नेक्स्ट देखते हैं शुद्ध द्वैतवाद है, शुद्ध द्वैतवाद। तो शुद्ध जो जैसे सरदार पटेल थे, तो सरदार पटेल थे वल्लभ भाई पटेल, तो वो क्या थे कि जो स्टेट थे जो बोलते थे हम स्वतंत्र रहेंगे, हम भारत में नहीं मिलेंगे, उनको क्या किए? बलपूर्वक उनको शुद्ध कर दिए। तो हम वहीं से निकल के आया वल्लभ भाई पटेल, यानी वल्लभाचार्य आया, वहीं से निकल के वल्लभाचार्य। ये तो क्या हो गया? शुद्ध द्वैतवाद कौन दिए? वल्लभाचार्य दिए थे। तो एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं, द्वैतवाद कौन दिए थे? निम्काचार्य यानी द्वैतवाद माधवाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद शुद्ध कर दिए थे कौन? सरदार पटेल शुद्ध कर दिए थे सभी को। विशिष्ट द्वैतवाद विशिष्ट यानी स्पेशल कौन थे? रामानुज थे, जो कि मैथ में बहुत ज़्यादा स्पेशल थे। नेक्स्ट देखते हैं, रेहला में किस यात्री के अंतरा वृत्तांत मिला है? तो रेहला देखिए, ये इबन बतूता था, जो कि मोरक्को के यात्री थे। ये आए थे 1333 में आए थे, 1333 में इंडिया आए थे। और फिर ये क्या किए थे?
1342 में फिर ये यहाँ के राजदूत बन के चाइना भी जा चुके थे ये। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तक गवर्नर जनरल की मुहर पर मुगल बादशाह के बारे में क्या अंकित रहता था? तो ये रहता था कि दिल्ली सम्राट का विशिष्ट सेवक। उस समय ऐसा माना जाता था कि वह दिल्ली सम्राट के सेवक इस तरह से कह के रिप्रेजेंट करते थे अंग्रेज। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली हस्तांतरित किया था? तो देखिए ये इल्तुतमिश किया था, लाहौर से दिल्ली लाया था, अपने राजधानी को लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित किए थे। और ये इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक शासन किए थे। 1211 से 1236 तक शासन किए। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है सीजदा और पैबोस की रस्म दिल्ली के सुल्तान के किस शासक ने आरंभ किया था? देखिए यहाँ पे इससे एक चीज़ और याद रखें, इल्तुतमिश है। तो इल्तुतमिश जो थे क्या थे? तुर्कान चहलगामी, जो कि 40 सरदारों का एक गुट था, होता था तुर्कान चहलगामी। इल्तुतमिश नहीं बनाया था, तुर्कान चहलगामी बनाया था। साथ ही एकता प्रणाली भी यही शुरू किए थे, एकता प्रणाली। तो ये दो फैक्ट हैं जो कि रिपीट होते हैं हमेशा, तो याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है सीजदा और पैबोस की रस्म दिल्ली के किस सुल्तान ने शुरू किया था? तो ये बलबन ने किए थे, जो कि ये ईरानी परंपरा थे, सीधा और पैबोस। ये सीधा यानी कि सिर के बल झुक के जो वहाँ का जो शासक है उसको प्रणाम करना या फिर उसका अभिवादन करना, और पैबोस होता था कि पैर को चूमना। तो इस तरह से सीधा और पैबोस की शुरुआत किया गया था। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि बलबन ने ही तुर्कान चहलगामी, जो कि इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था, उसको नष्ट भी किया था। कौन किया था? बलबन ने ही किया था, 40 सरदारों का गुट को। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 संबंधित है। अनुच्छेद जो 25 संबंधित है वो किससे है? धर्म से संबंधित है, जो कि धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत में मिलता है। 25 से 28 तक दिया गया है। साथ ही 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है, 14 से 18 में दिया गया है। फिर अल्पसंख्यकों का अधिकार जो दिया गया है 29-30 में है, इसका वर्णन है 29-30 में है। साथ ही जो संपत्ति का अधिकार है इसको 300 के का में डाल देवल गया है, 300 के का में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा देवल गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का मूल दर्शन निम्नलिखित में से किस में निहित है? मूल दर्शन जो है ना प्रस्तावना में है, प्रस्तावना में लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के किस भाग व अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? नागरिकता संबंधी, तो देखिए संविधान के भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में दिया गया है? तो ये दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पाठ है, जो कि उसके थ्रू बतावल गया है कि सरकार अपने प्रजा के लिए क्या क्या हितकारी योजना ला सकता है, कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। जो 5 वर्ष तक रहता है तो ये कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है अपने पद ग्रहण के दिन से ही माना जाता है, यानी कि अपने पद ग्रहण के दिन। ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 56 के थ्रू ऐसा प्रावधान है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होता है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो ये होता है, देखिए राज्यसभा का जो अध्यक्षता होता है वो कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति कहते हैं, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो कि अभी कौन है? वेंकैया नायडू हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है, जो कि वही यहाँ का सभापति होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कहता है संघीय मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? तो ये देखिए व्यक्तिगत जो होता है ये होता है राष्ट्रपति के प्रति होता है। यानी संघीय जो केंद्र सरकार जो मंत्रिमंडल होता है, अक्सर हम क्वेश्चन देखते हैं तो इस तरह से पूछा जाता है कि जो मंत्रिमंडल होता है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो जनरली होता है लोकसभा के प्रति। लेकिन यहाँ पूछा है व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत रूप से होता है जो राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेवार होता है, लेकिन उत्तरदायित्व होता है। लेकिन अगर सामूहिक रूप से बोले तो लोकसभा के प्रति होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, तो आप इसको समझे, इसका आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे दिया जाता है? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? तो ये कर सकता है संसद ही कर सकता है, संसद ही कर सकता है, जो कि अनुच्छेद 124 में 124 के क्लॉज 1 में वर्णित है कि यहाँ भी जितना भी जरूरत होगा उसके जो बढ़ाने की शक्ति जो होगा वो संसद में निहित होगा। और वर्तमान में अभी मूल संविधान में कितना दिया हुआ है? 7 न्यायाधीशों की व्यवस्था किया गया है
मुख्य न्यायाधीश ने कहता न कि मूल संविधान के मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त अभी 7 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। और वर्तमान में अभी कितना है? 34 न्यायाधीश है, जो कि उसमें से एक मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा और 33 अन्य न्यायाधीश हो जाएगा, यानी कि वर्तमान में अभी कितना न्यायाधीश है? 34 है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत है, यानी कि कौन डिसाइड करेगा धन विधेयक है कि नहीं? तो इसका जो करेगा वो लोकसभा का अध्यक्ष ही कर सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष ही बता सकता है। यदि कोई प्रश्न उठा तब वो फाइनल डिसीजन लोकसभा का अध्यक्ष जाएगा, जो कि आर्टिकल 110 के क्लॉज 3 के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो ये देखिए, राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं राज्य विधानसभा द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, जो कि आर्टिकल कितना में दिया हुआ है? आर्टिकल 171 में दिया हुआ है। इसका आर्टिकल 171 के 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नीति आयोग के किस सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का आकलन करता है? तो ये करता है, कौन करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO। नेक्स्ट देखते हैं। मानव विकास सूचांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो ये देखिए, महबूब अल हक की देन है, जो एक अर्थशास्त्री थे। कहाँ के थे? तो ये पाकिस्तान के थे। उनकी देन है जो मानव विकास सूचांक जो जारी होता है अभी। निम्नलिखित करों में कौन सा केंद्र सरकार के द्वारा राजस्व का एक स्रोत नहीं है? तो केंद्र सरकार, देखिए यहाँ पर जो भू राजस्व जो कर होता है वो राज्य सूची का विषय होता है और इस पे जो राज्य सरकार टैक्स लगाती है। बाकी सीमा शुल्क केंद्र सरकार, निगम कर केंद्र सरकार, आयकर लगाता है केंद्र सरकार। वर्ष 1920 वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि कितना हुआ था? तो ये हुआ था 3.6% हुआ था। जो वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि जो हुआ वो कितना हुआ? 3.6% हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है भारत में 8 कोर सेक्टर में शामिल नहीं है। तो देखिए, 8 कोर सेक्टर में शामिल कुछ ही नहीं है। तो ये है, रसायन शामिल नहीं है, कोयला है, विद्युत है, उर्वरक है। इसके अलावा भी अगर हम 8 की बात करें तो देखिए, कोयला हो गया, कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, रिफाइनरी उत्पाद हो गया, उर्वरक हो गया, इस्पात हो गया, सीमेंट हो गया तथा विद्युत हो गया। तो ये सारे 8 कोर सेक्टर होते हैं भारत के। नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें रसायन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं? तो ये देखिए, ये होता है मसाला बॉन्ड के थ्रू होता है, मसाला बॉन्ड। अब मसाला बॉन्ड क्या है? एक प्रकार का कॉर्पोरेट बॉन्ड ही होता है, जिससे 3 साल के अवधि के लिए इससे पैसा मार्केट से लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नवंबर 2019 से नवंबर 2020 तक बिहार की मुद्रास्फीति की दर 2012 के आधार पर कितनी रही है? तो ये रही है 9.8%। नेक्स्ट देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? तो ये किए थे, ग्रामीण क्षेत्र में जो शहरी सुविधा देने का जो कल्पना किए थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या है? मुद्रा के अवमूल्यन के परिणाम क्या है? तो ये हो जाएगा, मुद्रा का अवमूल्यन हो जाएगा, यानी कि मुद्रा का जो भाव हो जाएगा कम जाएगा। वो उससे क्या होगा? देश में निर्यात बढ़ावा मिलेगा और आयात कमेगा उससे। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कहता है गैर घरेलू सिलेंडरों में LPG का कितना वजन होता है? तो गैर घरेलू सिलेंडर देखिए, एक होता है घरेलू जो कि इसमें क्या होता है 14.2 किलोग्राम होता है। एक गैर घरेलू यानी कि कॉमर्शियल, यानी जो बिजनेस पर्पज से लेता है, वो कितना होता है? 19 किलोग्राम का होता है। तो यहाँ पे हमको पूछा है गैर घरेलू, तो 19 किलोग्राम का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो देखिए, दक्षिण अमेरिका में क्या होता है? पम्पास होते हैं। वहीं हम बात किए जाए, हम और भी इसको देख लेते हैं। देखिए, एक वर्ल्ड बैंक का नमूना है, तो इसमें हम देखते हैं पम्पास कहाँ हो गया? दक्षिणी अमेरिका में हो गया। तो देखिए, दक्षिणी अमेरिका में पम्पास यहाँ पे हो गया, जो कि उत्तरी अर्जेंटीना, डोरुग्वे, ब्राज़ील वाला एरिया आ जाएगा। ये पूरा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। वहीं अगर बात किया जाए डाउन का, तो डाउन देखिए, डाउन यहाँ पर होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, डाउन होता है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में डाउन हो जाता है। वहीं बात किया जाए वेल्ड क्या होता है? दक्षिणी अफ्रीका में होता है, वेल्ड होता है दक्षिणी अफ्रीका में, यानी कि वेल्ड हो गया, यहाँ पे हो गया। और वहीं अगर बात किया जाए प्रेरी, तो प्रेरी अमेरिका और कनाडा की सीमा में होता है।
प्रेरी जो होता है अमेरिका और कनाडा की सीमा में होता है, यानी कि प्रेरी की अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा प्रेरी। तो ये हो गया प्रेरी। अब देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए अगर हम बात किया जाए पम्पास के, तो पम्पास देखिए ये वाला रीजन पम्पास हो गया, यानी कि आ जाता है दक्षिणी अमेरिका में आ जाता है। डाउन की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। डाउन की बात किया जाए, वेल्ड की बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा वेल्ड हो जाएगा, घास के मैदान। ये हम बता रहे हैं इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। प्रेरी जो हो गया अमेरिका और कनाडा की सीमा, यानी यहाँ पर हो गया प्रेरी हो गया। तो इस तरह से हमने घास के मैदान को मैप वाइज देखा। चलिए हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। कहता है सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है लाल मिट्टी को जाना जाता है, जिसमें ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल भी होता है। तो ये हो जाता है लाल मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है भारत में कितने जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट मौजूद हैं? तो भारत में जो होते हैं वो 4 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट मौजूद हैं। 4 कौन कौन हो? जैसे पश्चिमी घाट हो गया, हिमालय का रीजन हो गया, भारत वर्मा वाला रीजन हो गया और सुंदरवन का क्षेत्र हो गया। तो ये हो गया 4। जबकि अगर विश्व स्तर पर बात किया जाए तो कितना 36 तरह के हॉटस्पॉट होते हैं, 36 विविधताएं वाले। नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं भारत में कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? तो ये करता है कच्छ की खाड़ी करता है। कच्छ की खाड़ी जो कि कहाँ है? गुजरात वाला रीजन में है कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट देखते हैं। और पहली बार अगर बात की जाए कि ज्वारीय से मतलब विद्युत उत्पादन किस देश के द्वारा किया गया था, तो ये फ्रांस ने उत्पादन किया था। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में टर्सली काल की चट्टानें किस जिला में पाई जाती है? टर्सली काल की चट्टान, तो देखिए टर्सली काल की चट्टान जो होता है पश्चिमी चंपारण वाला जो रीजन होता है उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ग्रेट सॉल्ट सील कहाँ है? ग्रेट सॉल्ट सील कहाँ है? तो ये हो जाएगा अमेरिका में हो जाएगा। ग्रेट सॉल्ट सील अमेरिका में है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा गर्म जलधारा है? तो गर्म जलधारा देखिए इसमें से ऑप्शन ई हो जाएगा। गर्म जलधारा में कुछ हो जाएगा, तो एंटीलीज हो जाएगा और मोजाम्बिक हो जाएगा। एंटीलीज और मोजाम्बिक जो कि एक गर्म जलधारा है, और इसमें क्या है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा और लेब्राडोर ये क्या है ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कह रहा। तो देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला कह रहा है गुजरात राज्य का समुद्री तट सर्वाधिक लंबा है, ये भी सही है। नेक्स्ट कहता है कि भारत के कुल 9 राज्य समुद्री तट से जुड़ा है, ये भी सही है। भारत का औसत समुद्री तल चेन्नई तट से मापा जाता है, ये भी सही है। भारत के कुल 3 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट को स्पर्श करते हैं, ये भी सही है। तो इसमें से चारों ऑप्शन सही, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा। कहता है डोबर जल संधि जोड़ती है, तो ये जोड़ती है इंग्लिश चैनल को उत्तर सागर को जोड़ देती है। डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर। नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए कहता है नागल परियोजना सतलज नदी पे सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, नागार्जुन सागर ये हो जाएगा कृष्णा नदी पे हो जाएगा, ये वाला गलत है। हीराकुंड बांध महानदी पे। कहता है भारत के सिंचित क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो जाता है? तो देखिए अति सिंचाई कर देने से क्या हो जाता है? लवणीय हो जाता है। और फिर इसकी लवणता को दूर करने के लिए हम लोग जिप्सम डालते हैं, ठीक है, ताकि उसकी लवणता दूर हो। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किस से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो देखिए बिहार के क्षेत्र में जो सिंचाई होती है बेसिकली किससे होती है? तो ये होती है त्रिवेणी नहर से होती है, जो कि कहाँ से निकलती है? गंडक नदी से निकलती है। और इससे चंपारण जिला का जो एरिया हो गया वो सब एरिया में सिंचाई अधिक पैमाने पर होती है। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए कहता है इसमें जो पूर्णिया जिला जो हो गया ये सीमा साझा नहीं करता। इसके अलावा मधुबनी हो गया, सीतामढ़ी हो गया, किशनगंज हो गया, इनको सहित कितना होता है? 7 जिला होता है। 7 जिला का हम एक बार नाम दिखा देते हैं आपको। जैसे में हो गया पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, सीतामढ़ी। तो ये 7 जिला जो इससे टच करते हैं, पूर्णिया जिला इससे टच नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? पश्चिमी एवं पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं नीलगिरी के पहाड़ियों पर मिल जाते हैं, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है?
कहता है मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी पाया जाता है? तो ये पाया जाता है नवीन जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि हमेशा नदियों द्वारा बहा के हर वर्ष नई नई बाढ़ के थ्रू मिट्टियाँ का संचयन होता है, उस पर जमता है, इसी कारण नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। कहता है कि भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी कौन सी होती है? तो देखिए ये कहता है महाकाली नदी, जिसको हम शारदा नदी भी कहते थे, और ये कब से चल रहा है? महाकाली या शारदा नदी जो है वो सीमा बनाती है, किसके साथ बनाती है? तो नेपाल के साथ बनाती है, भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है महाकाली नदी, और 1816 के सुगौली के संधि के थ्रू ये उसी समय से चलते आ रहा है। और बाकी उत्तराखंड में काली नदी के नाम से भी इसको मतलब जाना जाता है। महाकाली नदी जो होता है ना, शारदा नदी ये भी कहा जाता है, लेकिन उत्तराखंड में इसे काली नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी में कह रहा है, तो ज्वालामुखी में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे अधिक बोल रहा है, अधिक कौची निकलता है? तो अधिक तो जलवाष्प निकलता है, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलता है, लेकिन अधिक मात्रा में देखा जाए तो जलवाष्प निकलता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में स्थित है? तो ये देखिए ये है यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी शैतान का गोल्फ कोर्स कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा यूएसए में, शैतानी कर रहा है यूएसए में। नेक्स्ट देखते हैं, किस मध्यकालीन शासक के काल में दरभंगा में एक मस्जिद एवं एक नूर सराय नामक सराय का निर्माण कराया गया था? तो दरभंगा से रिलेटेड न्यूज है, तो ये देखते हैं हम किसके द्वारा किया गया था? जहांगीर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कहता है आजाद दस्ता के गठन के स्थान एवं कार्य क्षेत्र का चयन कीजिए। तो ये था नेपाल में गठन हुआ था, और कार्य क्षेत्र गठन हुआ था नेपाल में, और कार्य क्षेत्र जो था संपूर्ण भारत का एरिया था ये वाला, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। गठन नेपाल में हुआ लेकिन कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत था, और ये किसके द्वारा हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था। इसके साथी कई थे, कार्तिक प्रसाद थे, जैसे ब्रज किशोर प्रसाद सिंह थे। तो इन्होंने मिलकर एक आजाद दस्ता का गठन किया था, जिसका उद्देश्य था कि अंग्रेजों के प्रति लड़ाई झगड़ा का नीति अपनाना, तोड़फोड़ मचाना। तो इस तरह इसका गठन किया गया था। कब किए गए थे? हजारीबाग के जेल से जब ये डॉक्टर जयप्रकाश नारायण वहां से जब भागे थे। नेक्स्ट देखते हैं, औरंगजेब का पौत्र अजीम पटना का सूबेदार कब बना था? पटना का सूबेदार बना था ये 1702 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो ऋग्वेद में किया गया कीकट शब्द का यूज किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, 1937 में चुनाव में किस दल को बिहार से बहुमत प्राप्त हुआ था? तो बिहार से बहुमत जो प्राप्त हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, साइमन कमीशन का पटना आगमन निम्नलिखित में से किस दिन हुआ था? पटना कब आया था? तो ये आया था 12 दिसंबर 1928 को आ गया था पटना। नेक्स्ट देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष वर्तमान बिहार के किस जिले में है? तो ये है विक्रमशिला कहेगा तो कहाँ हो जाएगा? भागलपुर में हो जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसका जो स्थापना का श्रेय जाता है पाल नरेश को जाता है, धर्मपाल को जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किया गया था। राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो ये किया गया था लिच्छवी के लिए किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? जो कि 67वां था, ये 67वां एडिशन था। 67वां एडिशन दिया गया था, किसको मिला है? तो रजनीकांत को मिला है। 2019 का 67वां किसको मिला है? रजनीकांत को मिला है। वहीं 2018 का जो कितना है 66वां है, जो कि किसको मिला था? अमिताभ बच्चन को मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिए गए हैं? 2020 के लिए तो देखिए ये दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के जो वर्तमान में जो अभी शासक है उन्हीं का जो फादर है उन्हीं को दिया जा रहा है। तो ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, यानी कि बांग्लादेश के जो संस्थापक रह चुके हैं शेख मुजीबुर रहमान,
उनको ये दिया जा रहा है। और इसकी जो प्रारंभ हुआ था गांधी शांति पुरस्कार देने के लिए, वो हुआ था 1995 में इसकी शुरुआत हुआ था। और ये महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में दिया जा रहा है अभी। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया जा रहा है शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के संस्थापक हैं, इनको 2020 का दिया जा रहा है। वहीं सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को दिया गया था, ये 2019 का दिया गया था गांधी शांति पुरस्कार। 2019 का दिया गया था, गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। और गांधी शांति पुरस्कार 1995 में इसकी शुरुआत हुआ गांधी जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट देखते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है, तो आप इसको याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इसके साथ ही आप चाहे तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और उनसे लगातार क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। आप 67th BPSC को भी आप देखेंगे तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम चारों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट जो होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो हुआ वो कौन कौन जीते हैं? तो इसमें नोवाक जोकोविच और महिला में नाओमी ओसाका ने जीत दर्ज किया है। सेकेंड हुआ था ये हुआ था फ्रेंच ओपन हुआ था। फ्रेंच ओपन भी कौन जीता? नोवाक जोकोविच। और महिला की बात करें तो बारबोरा क्रेजिकोवा थी, बारबोरा क्रेजिकोवा। थर्ड जो हुआ था वो हुआ था विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन में भी पुरुष में वही नोवाक जोकोविच, जबकि महिला की बात करें तो एशले बार्टी हो गई। वहीं अगर बात की जाए नेक्स्ट की बात की जाए जो लास्ट में होते हैं अमेरिकी यानी US ओपन होता है। US ओपन को कौन जीत लिया है? डेनियल मेदवेदेव ने जीता है पुरुष एकल में, डेनियल जीता है। महिला में एमा रादुकानी जीते हैं। तो आप चाहें तो वीडियो को 1-2 बार पीछे करके भी आप फिर से सुन सकते हैं, तो आप याद कर लें। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, ये किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, जो कि एक ऑनलाइन समिट हुआ था। ये ऑनलाइन समिट हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। ऑनलाइन समिट था और ये जो था ब्रिक्स का 13वां संस्करण था, यानी कि ये 13वां संस्करण था जो कि नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट देखते हैं। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे पेरिस में। नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो ये है TS त्रिमूर्ति। TS त्रिमूर्ति है जो कि वर्तमान में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि है। टोक्यो में कितनी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था 2 बार किया गया था टोक्यो में। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है किस राज्य ने पंचायत पुरस्कार 2021 जीत लिया है? तो ये जीत लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट देखते हैं। दिसंबर 2019 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है 21.67%। जो अभी है 2019 के जो वन रिपोर्ट है उसके अनुसार इतना क्षेत्र में 21.67% एरिया में वन पाया जाता है, यानी 21.67। नेक्स्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत बिहार में स्नातक पास करने वाली लड़कियों को कितनी राशि मिलेगा? तो जब जो भी ग्रेजुएशन पास कर लेते हैं मैरिड लड़की होती हैं उनको 50,000 रुपया दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? वर्तमान में तो ये कौन है? शक्तिकांत दास हैं, जो कि कैवे नंबर के हैं ये? तो ये 25वें नंबर के हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 2021 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक में भारत का स्थान क्या है? तो ये हो जाएगा 142वां नंबर पे है भारत। 180 देशों में 142 नंबर पे है। और इसमें नॉर्वे लगातार 5वें वर्ष पहले स्थान पे रहा है और फिनलैंड को दूसरा स्थान, डेनमार्क को तीसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट देखते हैं। 2021 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है? 2021 का तो ये है फॉरेस्ट रेस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। आप 2 बार इसको बोल लें तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। ये 2021 का अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय है।
और ये मनावल कब जाता है? 21 मार्च को मनावल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार राज्य में 2020-21 के दौरान वार्षिक विकास दर की क्या थी? 2020-21 में वार्षिक विकास दर क्या थी? तो ये थे 10.5%, यानी कि 10.5%। नेक्स्ट देखते हैं, समिया सुलू हसन वर्ष 2021 में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? क्या नाम है? समिया सुलू हसन वर्ष। तो ये बनी है तंजानिया की। नेक्स्ट देखते हैं, कथा वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो अनामिका को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किन शहरों को पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाया जाएगा? ऐसा करने वाले बिहार देश का पहला राज्य बन जाएगा। तो ये देखिए, इसमें हो जाएगा बोध गया में भी होगा और राजगीर में भी ऐसा निश्चय किया गया है, यानी बोध गया में भी और राजगीर में भी, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, तो यानी कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, बोध गया हो गया, राजगीर हो गया, इन दोनों जगह में हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाया जाएगा इन दोनों को। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये देखिए, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर जो बनाया जाएगा ये किया जाएगा अररिया में किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इथेनॉल उत्पादन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है बिहार बन गया है, जो इथेनॉल नीति को लागू करने वाला पहला राज्य है। नीति आयोग के 112 जिलों के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बिहार का कौन सा जिला देश भर में अव्वल रहा है? तो ये रहा नवादा जिला अव्वल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में सबसे आखिरी पायदान पर कौन सा शहर है? तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर सबसे आखिरी नंबर पे है, जबकि वहीं बिहार शरीफ 28वां नंबर पे है, भागलपुर 30वें स्थान पे है, जो कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना 33वें स्थान पे है। नेक्स्ट देखते हैं, पटना का स्थान पूछा जा सकता है, तो आप याद रखें पटना का स्थान है 33वें नंबर पे। नेक्स्ट देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहली बार भाग लेने वाली देशों की संख्या कितनी रही है? पहली बार जो भाग लिया है, तो 5 ऐसे देश हैं जो कि टोक्यो ओलंपिक में पहली बार भाग ले रहे हैं। वो 5 देश कौन कौन हैं? जैसे हो जाएगा भूटान हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, सेंट विसेंट हो जाएगा, पराग्वे हो जाएगा, ग्रेनडिनेस हो जाएगा। ये 5 देश हैं जो पहली बार भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कहता हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? लोकसभा के महासचिव कौन बने? उत्पल कुमार सिंह, जो कि कहाँ के हैं? बिहार के सुपौल जिला के हैं, जमुई जिला के रहने वाले हैं। बिहार के जमुई जिला के हैं और स्नेहलता श्रीवास्तव की जगह लिए हैं। इससे पहले जो महासचिव थे कौन? स्नेहलता श्रीवास्तव। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है बिहार के किस जिले में डगमारा मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी कि बहुउद्देशीय पनबिजली परियोजना लगाई जाएगी? तो ये कहाँ लगाया जाएगा? सुपौल में लगाया जाएगा, जो कि कितना 130 मेगावाट का होगा, 130 मेगावाट का होगा। और इसका निर्माण कौन कर रहा है? एनएचपीसी कर रहा, पीसी के द्वारा हो रहा, 130 मेगावाट का होगा। कहता 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो इसमें जो है बेसिकली 2 को मिला है। जैसे अगर बात किया जाए, जैसे मनोज बाजपेयी हो जाएगा, तो मनोज बाजपेयी को मिला है। इसके फिल्म कौन थे? भोसले थे। और धनुष को मिला है, जो कि तमिल फिल्म असुरन के लिए दिया गया है, धनुष के लिए। तो ये दोनों को मिला है, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो कंगना रनौत को दिया गया है, फिल्म इनका था मणिकर्णिका के लिए। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए मिला है छिछोरे फिल्म को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी डायरेक्टर संजय पूरन सिंह चौहान को मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? 24वें, तो ये बने हैं, कौन बने हैं? सुशील चंद्रा बने हैं, सुशील चंद्रा। इससे पहले कौन थे? तो जो 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे कौन थे? सुनील अरोड़ा थे। आप कंफ्यूज नहीं करना है नाम को लेके, सुनील अरोड़ा थे पहले, जो कि अभी कौन है 24 में? सुशील चंद्रा है। 6 से 24 में 6 से चंद्रा, तो इस तरह से आप याद रखें। दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये डेनमार्क ने घोषणा किया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में बनावल जाएगा? यानी कि देश में पहला बनावल जाएगा, लेकिन राज्य में कौन सा हो जाएगा?
तो ये बनावल जाएगा उड़ीसा में बनावल जाएगा, उड़ीसा में बनावल जाएगा। आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र बनावल जाएगा, और DRDO और इसरो के बीच सहयोग स्थापित भी करेगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं नागोजी ओकोंजो इवेला किस संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है। नागोजी ओंकोलो इवेला जो कि नाइजीरिया के है, तो ये विश्व व्यापार संगठन की बनी है, विश्व व्यापार संगठन की बनी है, विश्व व्यापार संगठन की, नाइजीरिया के है। कहता है वैश्विक लोकतंत्र सूचांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक लोकतंत्र सूचांक, तो ये किया जाता है द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है किस देश ने अपने पहले अंतरिक्ष होप मार्स मिशन को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है। तो ये कौन किया है, UAE ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की कितनी राशि आवंटित की है। तो इसके लिए किया है 16,000 करोड़ रुपया आवंटित किया है। और इसकी शुरुआत कब हुआ था फसल बीमा योजना, ये हुआ था 2016 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने 2021 में होने वाले विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। तो इसका कौन किया, भारत ने किया था। कब किया था, तो ये चूंकि ऑनलाइन हुआ था, जो इसकी अध्यक्षता जो हुई थी शिखर सम्मेलन की 10 से 12 फरवरी 2021 को हुआ था, लेकिन ये ऑनलाइन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा। भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा लद्दाख में किया जाएगा। 100 मेगावाट की यूनिट होगी, 100 मेगावाट की होगी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने किस देश के साथ सहतूत बांध निर्माण के लिए समझौता किया है। तो ये अफगानिस्तान के साथ सहतूत बांध, सलमा बांध, सारा का सारा कहाँ अफगानिस्तान से रिलेटेड है। और वर्तमान समय में आप देख ही रहे हैं कि अभी तालिबान का सत्ता इस पे आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया है। तो सांस अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र किस राज्य के रामगुंडम में स्थापित किया जाएगा। तो रामगुंडम यानी कि तेलंगाना में होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया है केरला में किया गया है, जो कि सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है किसी वस्तु का भार अपेक्षाकृत होगा, तो कहता है ना कि ध्रुवों पर अधिक होगा। क्यों, क्योंकि ध्रुवों पर जो जी का मान होता है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, घड़ी की पेंडुलम का वेग सर्वाधिक होगा। तो ये हो जाएगा शीतकाल में हो जाएगा, सर्वाधिक वेग होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। वायु प्रदूषण को मॉनिटर के रूप में काम करता है। तो कौन करता है, ये करता है लाइकेन करता है। लाइकेन जो होता है वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। और लाइकेन भी होता है दो तरह का होता है, जैसे कि पेड़ों की छालों पर जो उगने वाला लाइकेन होता है उसको कोर्टिकोल्स कहते हैं, और जो खाली चट्टानों पर उगता है उसको सेक्सिकोल्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन सी के विषय में सत्य कथन को चुनिए। यानी विटामिन बी के से रिलेटेड कौन कौन से कथन सत्य है। तो देखिए, कहता है यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, बिल्कुल सही है। यह गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, बिल्कुल सही है। कहता है यह दूध में नहीं पाई जाती, ये भी सही। यह मानव शरीर को संक्रमित होने से रोकती है, ये गलत है। यानी कि कथन 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर का प्रयोग जो होता है उच्च टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 माइक्रोन बराबर होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो ये होता है 1/1000 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा। तो देखिए महत्तम कब होगा, कहता है जब एक पैर पर खड़ा होगा। क्योंकि देखिए जब एक पैर पर खड़ा होगा तो दाब क्या होता है, दाब यानी कि प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो हम जितना कम एरिया पे बल लगाएंगे उतना ज़्यादा दाब होगा। तो ये जब एक पैर पे होगा तो दाब ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि। तो ये होता है नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है।
नाभिकीय रिएक्टर में जो श्रृंखला अभिक्रिया होता है वो क्या होता है, नियंत्रित होती है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है निम्न में अंगों में पीत का संचयन किस में होता है। तो देखिए पीत का जो संचयन होता है, देखिए पीत जो होता है, पीत जो बनता है कहाँ बनता है, तो बनता है पित्ताशय में, सॉरी बनता है कहाँ से, यकृत से बनता है, लेकिन इसका संचयन जो होता है पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो पीत का संचयन क्या हो जाएगा, पित्ताशय हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमकेलित नहीं है, सुमकेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन सी जो है वही सुमकेलित है, बाकी के सारे ऑप्शन गलत हैं। वहीं हम अगर बात किया जाए जैसे नॉट, तो नॉट क्या होता है, जहाज के चाल के माप किया जाता है, नॉट में किया जाता है, जहाज के चाल की माप किया जाता है नॉट में। नॉटिकल मील में क्या होता है, नॉटिकल मील में नाव संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई होता है, नॉटिकल मील होता है। प्रकाश वर्ष, लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, लंबी दूरी को मापने के लिए। तो इनमें से ये गलत सही है, बाकी के गलत हैं ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किए थे आइजैक न्यूटन ने किए थे, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, तो ये किया जाता है अवतल दर्पण से किया जाता है, सॉरी अवतल लेंस, मिस्टेक हो गया, अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है मायोपिया को। नेक्स्ट देखते हैं, पीतल एक मिश्र धातु है, पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें क्या होता है, जस्ता और तांबा होता है, जस्ता और तांबा का मिश्रण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट दर्शाता है क्या। अचानक यदि गिरता है तो क्या होता है, आंधी तूफान का मतलब इंडिकेशन मिलता है कि आंधी या तूफान आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है विद्युत मोटर में क्या होता है, तो विद्युत मोटर क्या कहता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें हंसाने वाली लाफिंग गैस कहा जाता है। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रोमीन सामान्य ताप पर होती है, तो ब्रोमीन सामान्य ताप पर जो होती है वो क्या होती है, द्रवावस्था में होती है, द्रवावस्था में होती है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है। तो देखिए क्या है, फर्स्ट है एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन ये भी एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन ये भी एंटीबायोटिक ही है। सल्फाडाइजिन ये भी एंटीबायोटिक है, और पेनिसिलिन ये भी एंटीबायोटिक है, यानी कि उपयुक्त में से सभी एंटीबायोटिक, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस होती है, जब सोडा वाटर खोलते हैं तो उससे क्या निकलता है, तो ये निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्यों के वृक्क तंत्र का एक भाग है, मनुष्य में वृक्क तंत्र का एक भाग क्या है, उत्सर्जन के लिए है, ये उत्सर्जन के लिए। और उत्सर्जन संबंधी जो 5 अंग कौन कौन होते हैं, जैसे कि त्वचा हो गए, फेफड़ा हो गया, बड़ी आंत हो गया, यकृत हो गया, वृक्क हो गया। तो ये 5 ऐसे अंग हैं जो कि उत्सर्जन के लिए होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा देता है। अधिकतम ऊर्जा देता है कब, जब एटीपी एडीपी में बदलता है, यानी एटीपी का एडीपी में चेंजिंग होता है तो हमको ऊर्जा मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए कहता है ये रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल सही है। कहता है ये लौह युक्त यौगिक है, ये भी सही है। ये रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, नहीं ये गलत है। अब बाकी ये रक्त को लाल करता है, ये भी सही है, यानी कि 1, 2 और 4 सही है। प्रतिरक्षा हमको कौन, WBC से मिलता है हमको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमकेलित नहीं है, सही सुमकेलित नहीं है। तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी जो होगा गैस्ट्रिक, जो रक्तचाप का नियमन दिया हुआ, ये गलत होता है। गैस्ट्रिक क्या होता है, एक पेप्टाइन हार्मोन है जो आमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावन को उद्दीप्त करता है। और बाकी इंसुलिन हो गया, रक्त शर्करा का नियंत्रण हो गया, मेरमाटोनिन हो गया, निंद्रा का नियंत्रण हो गया, ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण करता है, बाकी ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 संगठक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की क्या होता है, 2 संगठक, तो ये होता है जैविक घटक होता है, जैविक घटक होता है। इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है जीव
और अजीव लिखा हुआ है। जीव यानी कि जैविक घटक हो गया, जैसे जीव जंतु हो गया, पेड़ पौधा हो गया। अजैविक घटक में हो गया अजीव यानी अजैविक घटक, जैसे कार्बनिक पदार्थ हो गया, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ हो गया, जल हो गया, ताप हो गया, प्रकाश हो गया, ये सारे उसी का पार्ट आते हैं। ठीक है। और जैविक घटक के भी 3 भाग में विभक्त करके हम देखते हैं। तो उसमें हो जाएगा जैसे उत्पादक हो जाएगा, उपभोक्ता हो जाएगा, अब घटक हो जाएगा। तो इस तरह से होता है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि जहाज नदी के समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा? वो हल्का सा ऊपर उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो समुद्र का जल का जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, वो थोड़ा नदियों के पानी से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। सीटी स्कैन में प्रयोग होता है। सीटी स्कैन में क्या होता है? सीटी स्कैन जिसका फुल नेम होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है, और सीटी स्कैन में एक्सरे का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत मोटर कम वोल्टेज प्रयोग करने से जल जाएगा, क्योंकि अगर हम उसमें कम वोल्टेज देंगे तो विद्युत धारा अत्यधिक प्रवाहित होने लगेगा। इसके कारण क्या होता है? जल जाता है। कहता है घरेलू उपयोग में प्रयोग की जाने वाली यंत्र को पावर शक्ति कंज्यूम के बढ़ते क्रम में सजाएं। तो देखिए घरेलू में जो अभी चलते आ रहा है, तो ये हो जाएगा, पहले हो जाएगा पंखा, फिर टीवी, फिर विद्युत आयरन, फिर विद्युत केतली। तो इस तरह से हम इसका रेटिंग करते हैं। देखिए नेक्स्ट कहता है 1 किलोबाइट में कितने बीट होते हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि एक बाइट में, एक जो बाइट होता है, एक बाइट में 8 बीट होते हैं, 8 बीट होते हैं। वहीं अगर बात किया जाए 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं, 1024 बाइट होते हैं। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है 1 किलो बाइट में कितना बाइट होगा, 1 किलो बाइट में कितना बीट होगा, बीट का बात किया जा रहा है। तो इसलिए हो जाएगा 1 किलो बाइट में बीटों की संख्या कितना हो जाएगा? 1 किलो बाइट में हो जाएगा 1024 गुने 8, यानी कि इसकी जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 2192 बीट के बराबर हो जाएगा। 1 किलो बाइट में बीट की संख्या 8192 हो जाएगा। तो फिर यहाँ तक 40 क्वेश्चन पूरा होता है, 140 क्वेश्चन पूरा होता है, जो कि जीएस को होता है। 10 इसमें न्यूमेरिकल होते हैं, मैथ के क्वेश्चन, जो कि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाया जा रहा है चैनल पे। तो ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें, जल्द ही इसका जो अगला सीरीज होगा वो भी इस पे चैनल पे अपलोड किया जाएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही आप कमेंट करके बताएं वीडियो के बारे में, अपना राय दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।